तो हेलो भैया लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कि इम्पोर्टेंट है। बेसिक स्ट्रैटेजी है हमारी। हमको चीज़ों को बस नील डाउन करना है, सीखना है, जितना जल्दी हो सके चीज़ों को हम सीख लें। ठीक है, क्योंकि पेपर हम उसी हिसाब से देना है और कि आप बेसिक जानते हो और आप पास हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैसल करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आपको 11th में नहीं आप टॉप कर देंगे तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़िए और पेपर दीजिए, काम खत्म। जो कि एक मेरा मानना है कि अभी आपका 11th जो है वो बेस है, तो बेस स्ट्रक्चर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको 12th में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है आपको 12th में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को हम तैयार करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन सी इनकम्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि क्या क्या इसमें आता है और क्या क्या इसमें छूट जाता है। ये सारी चीज़ें आप हम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक, चलो भैया, चलो और शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एक्सपेंसेस पे, कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस हैं, कौन कौन से हम एक्सपेंस करते हैं, या एक्सपेंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को बेसिक तरीके से समझ पाएँ, तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है, परफॉर्मा यही रहेगा आपका। पहला तो सैलरी है, पहले तो आप सैलरी देते हैं, सबसे ज़रूरी है आपको सैलरी देना। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप एक्सपेंस करते हैं तो आपके लिए भाई खर्चे क्या है, सबसे पहले तो आपकी सैलरी है, जो सैलरी आप देते हैं। दूसरा, टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस भी आपको देना है। मतलब सैलरी और वेजेस दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन में आपको दोनों ही मिला के देगा, या तो सैलरी लिख के देगा या तो वेजेस लिख के देंगे। जो कि 11th में है, टीचर बहुत ज़्यादा आप जो आपके टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, क्योंकि भाई कॉम्प्लिकेट करेंगे तो उनके लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा ना। क्योंकि आपके यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो 20-25 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है दूसरा, दूसरे खर्चे हो जाते हैं रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये भी आपका एक्सपेंस है, मतलब किराया देना, रेट एंड टैक्सेस। अगला क्या आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे जो खर्चे हैं, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंस में क्या खर्चे हैं। तो ये ऑफिस एक्सपेंस है, पोस्टेज। भाई पोस्टेज अब तो नहीं, अब तो आप पोस्टेज का मतलब ये हो गया कि एक सामान दूसरे सामान या एक जगह से दूसरी जगह कोई अगर हम पोस्टल ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए। लाइटिंग की बात कर दिया, लाइटिंग का मतलब ये हो गया बिजली बिल। उसके बाद से आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो, आपका सामान का, अपने ऑफिस का जो आपने इंश्योरेंस कराया हो, उस पर जो आप प्रीमियम दे रहे हो। टेलीफोन चार्जेस, आजकल के ज़माने में टेलीफोन तो नहीं होते हैं, आजकल के ज़माने में मोबाइल होता है, तो मोबाइल चार्जेस की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है, मोबाइल चार्जेस की बात हो रही है। उसके बाद से आता है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस का मतलब ये हो गया कि भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने एक सीए रखा हुआ है, आपने एक लॉयर रखा हुआ है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो देना ही है। ऑडिटिंग की फीस करेंगे आप, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हैं, उनको पेट्रोल का खर्चा दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट, कहीं ऑफिस आपने बैठाया तो वहाँ पे आपके जो खर्चे हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपके यहाँ कोई आया या आपके यहाँ कोई गया, कोई आपका कस्टमर हुआ या कोई आपका, उस पर जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। इसके बाद जो भी जनरल एक्सपेंसेस होंगे वो आपके ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड होंगे। अगला जो एक्सपेंस है वो आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, देखो ये पूरा तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको बस पता होना चाहिए कि खर्चा कौन सा है, कौन से खर्चे हम उसमें डालेंगे और कौन से खर्चे नहीं डालेंगे। और ये सब कैसे याद होगा आपको, ये सब याद होगा आपको प्रैक्टिस करने से। तो क्वेश्चन का जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी। मैं यहाँ पे आपको बेसिक समझा दूंगा, उसके बाद आप सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इलस्ट्रेशंस लगाने हैं। आपको सिर्फ इलस्ट्रेशंस लगाने हैं, चाहे आप डीके गोयल लगाएं, चाहे आप तुलसियान लगाएं, आप इलस्ट्रेशंस लगाएंगे, एक बार दो बार आप लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, द कैरियज आउटवर्ड, कैरियज ऑन सेल्स, मतलब कि सेल्स करते समय जो आपने भाड़ा दिया हो, एडवर्टीजमेंट का खर्च, कमीशन का खर्च, ब्रोकरेज, बैड डेप्ट,
एक्सपोर्ट ड्यूटी मैं बताऊंगा कौन सा है जो आपको याद रखना है, पैकेजिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस और आपका स्टेबल एक्सपेंसेस। इसको याद रखिएगा, स्टेबल एक्सपेंसेस कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एडवर्टीजमेंट आपको पता ही है, कमीशन आपको पता ही है, ब्रोकरेज आपको पता ही है, बैड डेट वो पैसा जो पैसा हमारा डूब गया। मान लो कि कोई पार्टी हमारा माल लेके गई 1 लाख का, जिसमें 10,000 उसने नहीं दिया, ये पैसा बैड डेट में हो गया। ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल बाहर जा रहा है, उस पर जो आप ड्यूटी दे रहे हैं वो आपका एक्सपेंस है। अगला आता है मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में क्या क्या है, डिस्काउंट अलाउड दे दिया, मतलब कि 1 लाख के माल पे आपने 5%, 2%, 3% आपने डिस्काउंट दे दिया, ये भी आप तरफ से खर्चे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं यानी आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है। रिपेयर, कोई मशीन आपकी खराब हो गई उस पर। डेप्रिसिएशन, कोई मशीन पे आपने डेप्रिसिएट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। डेबिटेड इंटरेस्ट, डेबिटेड सॉरी इंटरेस्ट का मतलब डेबिट, जो लोन अमाउंट होगा, सॉरी मेरे दिमाग से डीआर का मतलब ड्राइंग निकल गया। इंटरेस्ट में डेबिटेड, डेबिटेड इंटरेस्ट मतलब क्या है कि कोई लोन लिया हो उस पर आपने इंटरेस्ट दिया हो, वो बात हो गई। ठीक है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का मतलब ये है कि बैंक की फीस होती है, जैसे अगर हम सीसी अकाउंट यूज करते हैं, करंट अकाउंट यूज करते हैं जैसे हम लोग का है, या फिर ओडी अकाउंट यूज करते हैं, तो इसमें कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, मतलब कि आपको महीने का कुछ चार्जेस देने होंगे, जैसे मान लो कि इंटरेस्ट देना होता है, तो अगर मान लो कि 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया हुआ है, तो अगर ये 10% या 12% का इंटरेस्ट होगा, तो ये क्या करेंगे, हर महीने तुमसे एक एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज करेंगे उस इंटरेस्ट के बदले, यानी 1,000 रुपये अगर 10% है तो 900 रुपए के आसपास आपको महीने महीने इनको देना होगा, ये बैंक चार्जेस होते हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का मतलब कि नाच गाना, कहने का अब ये नहीं कि वहां पे आप ले आके नचवा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस की मतलब आपके यहाँ जैसे मान लो कि कोई पार्टी, आजकल तो जेनजीज का जमाना हो गया है, आप लोग जेनजीज हैं, तो आप लोग जब भी ड्यूटी करने जाएंगे तो आपके यहाँ जैसे मान लो कि कभी कभार बियर शेयर की पार्टी हो जाएगी, तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है। ये कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, इस पर ध्यान देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, कोई इंप्लॉई है, आपने उसको कन्वीनियंस का चार्ज दिया हुआ है। डोनेशन एंड चैरिटी, कहीं डोनेशन आप कर रहे हैं, जैसे हम लोग की दुकान पे अभी क्या कर रही है, अभी सरस्वती पूजा चल रही है, तो सरस्वती पूजा पे लोग आए और हम लोग से क्या किया, डोनेशन लिए, तो ये भी क्या है, एक तरह से एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स आपने बेची, उस पर आपको नुकसान हुआ। मान लो कोई मशीन थी तुम्हारी, एक मशीन तुम्हारी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, वो मशीन तुमने मार्केट में बेची, मगर उस पर तुमको लॉस हुआ, तो ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये भी तुम्हारा लॉस ऑन सेल कहलाएगा। आगे आते हैं, अब आते हैं इनकम से, क्या क्या इनकम हमारी होती है भाई, क्या क्या होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। तो टेनेंट से कोई तुमको रेंट मिला हो, मतलब कि टेनेंट का मतलब ये है कि तुमने अपने फैक्ट्री में या अपने, जैसे कभी कभी क्या करते हैं कि लोगों के पास फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री को भी रेंट पे दे देते हैं किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को चलाने के लिए, तो उससे भी आप रेंट वसूलते हैं। ठीक है। तुम्हारा ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस के ऊपर 2 फ्लैट खाली हैं, तुमने किसी टेनेंट को दे दिया, उससे तुम्हारा इनकम होगा बाय रेंट, वो जो रेंट तुमको रिसीव हुआ। डिस्काउंट रिसीव, किसी प्रोडक्ट पे तुमको डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव हो गया, जैसे हम लोग के केस में हम लोग सरिया बेचते हैं, तो हम लोग के यहाँ चलता है कैश डिस्काउंट, सीडी पड़ता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 7 लाख का माल लेते हैं आप, तो 7 लाख का माल लेते हैं तो इस पे आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। बात समझ में आई, इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। बाई कमीशन रिसीव्ड, कोई माल आपने किसी का दूसरे का बेचवा दिया तो आपको रिसीव होता है कमीशन। जैसे हम लोग के केस में होता है क्या कि मैं सिर्फ सरिया का काम करता हूँ या फिर मैं सीमेंट का काम करता हूँ। ठीक है। अगर मेरे पास कोई दूसरा आदमी आया जिसको बालू भी चाहिए था, जिसको गिट्टी भी चाहिए था, जिसको ईंटा भी चाहिए था, तो मैं अगर उसको बालू गिट्टी ईंटा अगर देता हूँ, तो किसी दूसरे मतलब आदमी से, या जिसके पास ये ऑलरेडी है, जो इस बिजनेस में है, जो इस काम को कर रहा है, अगर वो सामान वहां तक पहुंचाएगा तो वो मुझे एक पर ट्रैक्टर पे 200 रुपये देते हैं बालू और गिट्टी पे, और हमें क्या मिलता है, 500 रुपये मिलता है किस पे, हमें मिलता है ईंटे पे। तो ये कमीशन रिसीव्ड हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई इंटरेस्ट आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर मान लो कि टाटा का कोई शेयर लिया हो, अब मुझे इस साल कुछ इंटरेस्ट मिल गया उस पर, तो ये भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। डिविडेंड ऑफ शेयर्स, कोई शेयर्स था जिसपे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ। बैड डेट रिकवर्ड, अब मेरा कोई, जैसे मान लो कि हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में भाई सरिया में पेमेंट कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाती है, बैड डेट हो ही जाता है। अब जैसे क्या हुआ कि आज ही करीबन 3 महीने पहले के उनका घर ढला था, तो हम लोगों ने सरिया दिया था, करीबन उनके पास 20,000 रुपये हमारे बचे हुए थे। हमें लगा कि ये पैसा डूब गया, क्योंकि वो जो मालिक था वो घर छोड़ के बाहर चला गया था, उसके घर में ताला बंद था।
कई बार फोन करने पे वो फोन नहीं उठा रहा था। भाई हमें लगा कि चलो ठीक है, मामला खत्म, हम लोग के 20,000 रुपए गए। बट आज उन्होंने फोन किया, आज वो हमारी दुकान पे आए और उन्होंने हमें हमारा 20,000 रुपया दिया। तो ये हो गया बैड डेब्ट रिकवर्ड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हमें प्रॉफिट हुआ किसी एसेट्स को बेचने पे। मान लो कि मेरी कोई मशीन थी जो मार्केट में एकदम नई थी, ये मैंने बाहर से मंगाया था, बट मेरा मन अब दूसरा हुआ कि मैं दूसरी मशीन भी मंगाऊंगा। उस मशीन के लिए जगह नहीं थी, तो वो मशीन मैंने बेच दी, उस पर मुझे प्रॉफिट मिला। इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, मैंने बोला है कि और भी कोई इनकम होगी जो आप अलग से भी कुछ काम कर रहे होंगे तो उस पर भी आपको इनकम मिलेगा। बाय मिसलेनियस इनकम, भाई इसके अलावा कुछ और भी इनकम हो सकती है। कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर अगर आपका ऑब्वियस सी बात है बाबू, अब उस एकदम एकदम इसको ध्यान से समझिए, एकदम दिमाग लगा के समझिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा, अगर खर्चे मेरे ज्यादा होंगे और इनकम मेरी कम होगी, तो मुझे होना है लॉस। मुझे होना है क्या? लॉस। यानी कि अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है तो हमको होगा लॉस, और ये साइड हमारी कम है, ये साइड हमारी ज्यादा है, ये साइड हमारी कम है, तो हमें होगा क्या? प्रॉफिट। इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये आपको शीट मिल जाएगी आपके बुक में, ठीक है? नोट कुछ चीजें हैं। दोज एक्सपेंसेस, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आर नॉट रिटेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सच एज डोमेस्टिक एंड हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर। डोमेस्टिक एंड हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, ठीक है? डोमेस्टिक एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि प्रोपराइटर के डोमेस्टिक एक्सपेंसेस होंगे। अगर कोई प्रोपराइटर होगा उसके अगर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस होंगे तो ये आप इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने बिजनेस के पैसों को ही इंक्लूड करेंगे, नॉट ऑफ अ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? डोमेस्टिक इनकम आप इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है कि इनकम टैक्स। किस पे इनकम टैक्स की बात कर रही है? इनकम टैक्स आप नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, क्योंकि भाई वो जेन्युइन है, वो पैसा आपको देना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप माल मंगा रहे हो, जो भी माल आप बेच रहे हो, वो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होता है? वो ऑलरेडी जीएसटी से रिलेटेड होता है। किससे होता है? जीएसटी से रिलेटेड होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है वो तो आपको देना है, वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई तुम अपने लिए प्रीमियम लेके बैठे हो, लाइफ इंश्योरेंस तो क्या कंपनी उसका ठेका लेके बैठी है क्या? तुम अपना करो, तुम चाहे मरो, उससे जीरो, कंपनी क्या मतलब? भाई तुम अपना इंश्योरेंस कराए हो, वो क्यों कंपनी देने जाएगी? दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज ड्रॉइंग्स एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये क्या होती है? ये लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जानबूझ के प्रोपराइटर जो है अपनी लाइबिलिटी को कैपिटल में इंक्लूड कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, इसलिए इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस जो हाउस होल्ड्स के होंगे, जो प्रोपराइटर होगा उसके आप डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, ये सब इंक्लूड आप नहीं करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप इंक्लूड नहीं करते हैं। ओनली दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। देखो क्या लिखा है, ओनली दोज आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच हैव नॉट बीन शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। वो एक्सपेंसेस, वो इनकम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो हुए हैं, उनको ही हम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो भी एक्सपेंसेस और इनकम थे जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं इंक्लूडेड थे, जो भी एक्सपेंसेस और थे जो ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूडेड नहीं थे, इनको आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पे नहीं डाले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे नहीं डाले जाते हैं। अगर इसमें नहीं है तो वो सिर्फ कहाँ जाएगा? वो जाएगा पीएल अकाउंट में। वो कहाँ जाएगा भैया? पीएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है भैया? अगले पॉइंट को हम देखते हैं, आइए अगले पॉइंट को हम देखते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भैया, बता सकते हैं कोई आप लोग भी, बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बताइए। आइए, ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब कि बिजनेस को चलाते समय, बिजनेस को चलाते समय हम कुछ खर्चे करते हैं जो जरूरत होते हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए इसको कहा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे जरूरी है उनको ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जो कि चीजें जो हैं वो प्रॉफिट में से घटाई जाती हैं। पहला तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उसको तुम, अब ये सारी चीजें जो होंगी ये प्रॉफिट में से घटा दी जाएंगी, ये प्रॉफिट में से घटा दी जाएंगी, तब जाके तुमको क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आएगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आप घटा दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आप घटा दिए, डिस्काउंट को घटा दिए, बैड डेट्स को घटा दिए, एक्सेट्रा, ये सब ऑफिस एक्सपेंसेस। यानी ऑपरेटिंग, आपके बिजनेस को चलाते समय जो खर्च आपने किए थे, इन सारे एक्सपेंसेस को तुमने प्रॉफिट में से घटा दिया, तो तुम्हारा क्या निकल के आया? तुम्हारा निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल के आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के सामने आया। दूसरा एक बात याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं इनकम बिफोर, मतलब जो आपकी इनकम होती है कि मतलब आपके इनकम टैक्स देने, मतलब टैक्स देने से पहले की जो इनकम होती है, इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को इबिट भी कहते हैं, जैसे इबिट्टा जो लोग कहते हैं, इनकम बिफोर इनकम टैक्स एंड अजर्शंस की बात करते हैं, तो इबिट्टा का मतलब यही हो गया कि इनकम बिफोर टैक्स। बात समझ में आई? अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट में क्या कह दिया? नेट प्रॉफिट में आपसे कह दिया कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटीज एंड डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन फिक्स मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो, चैरिटीज दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब सारी जो चीजें होती हैं, ये सब तुम्हारे की किस में से लेस होती हैं? जो तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा या जो प्रॉफिट आएगा उसमें से आप माइनस कर देते हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के सामने आता है। बात समझ में आई? दूसरा बोला है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो होती हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं अपना नेट प्रॉफिट, जब हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब कि वो इनकम जो तुम्हारे ऑपरेशन से नहीं आ रही है, तुम्हारे बिजनेस से नहीं आ रही है, वो भी इनकम होती है। जैसे क्या? इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये बिजनेस से तो रिलेट नहीं कर रही है ना, चाहे इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है बिजनेस से रिलेटेड नहीं, रिलेट है। रेंट तुमको मिल रहा है, क्या तुम्हारे बिजनेस से रिलेट है? नहीं है। डिविडेंड तुमको मिल रहा है, क्या तुम्हारे बिजनेस से रिलेट है? नहीं है। क्या तुम फिक्स एसेट्स बेच रहे हो, तुम्हारे तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं है। ये सारी चीजें जब तुम ऐड करते हो किसमें, जब तुम नेट प्रॉफिट में जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इसको ऐड किया जाता है, क्योंकि एज इट इज ये पैसा तुम्हारे बिजनेस में ही आने वाला है, अनलेस या अनटिल इस पैसे को तुम धुर्रा ना उड़ा दो। अब ये नहीं कि कोई एसेट बेचे, उसको पैसा मिला तो राजा मर्सिडीज खरीद लिया, राजा मशीन बेचे मर्सिडीज खरीद लिया। अरे भाई, उस पैसे का इस्तेमाल तुम अपने बिजनेस में ही तो करोगे। दूसरा, तुमको रेंट मिला तो क्या करोगे? सिगरेट उड़ा दोगे क्या? आज मिला है 10,000 रुपया, दारू पियेंगे? नहीं ना, तुम बिजनेस में डालोगे। तुमको इंटरेस्ट मिला है, चलो ठीक है, आज इंटरेस्ट मिला है हमको, डिविडेंड मिला हो या इंटरेस्ट मिला, तुमको लग रहा है आज मिला, आज बारूदे बना देंगे, आज चलेंगे पब, आज उड़ाएंगे पैसा। ऐसा तो आप काम करेंगे नहीं, क्योंकि वो बिजनेस का पैसा है, आपको बिजनेस में ही रखना है, उसको और कहीं आपको आवश्यकता नहीं है। अगला आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का परफॉर्मा देख लीजिए आप। बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं, एज ऑन लिखा रहेगा, एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। साल के अंत में बनता है तो एज ऑन होगा, बाकी कुछ की आवश्यकता आपको नहीं है। इस साइड आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, मुझे पता है कि ये बात आपको पता है। इस साइड आपकी एसेट्स हो जाएंगी, ये भी मुझे पता है कि ये आपको पता होगा। अब आते हैं कौन कौन सी आती हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को समझो क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जिसको ओडी कहा जाता है, जिसको ओडी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। मान लो कि मेरे पास 20 लाख रुपए कैश थे, मेरे पास 20 लाख रुपए कैश थे,
मैंने बैंक से ओडी ले लिया, ओडी ओडी ओवरड्राफ्ट, इस पैसे के बदले मैंने बैंक में जमा किया और इसके बदले मैंने ओडी ले लिया। ओडी हमेशा आपके फुल अमाउंट के 80% मिलती है, यानी मुझे 16 लाख रुपए का ओडी मिला। अब ये क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे ये पैसा देना है, लाइबिलिटी है क्योंकि ये पैसा मुझे क्या करना है, देना है किसको, बैंक को। तो ये हो गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल वो पैसे जो आपको पेमेंट करने हैं, वो पैसे जो आपने पेमेंट करने हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के केस में क्या होता है कि मान लो कि मेरी कंपनी है एएल, एएल कंपनी है जो मुझे सरिया देती है। बात समझ में आई। मैंने क्या किया कि कंपनी में 4 लाख रुपए लगाए, मैंने 4 लाख रुपए लगाए और मैंने 10 टन की गाड़ी उठा ली, मतलब 10 टन की गाड़ी मैंने मंगा ली सरिया बेचने के लिए। अब ये 10 टन की वैल्यू जो थी वो करीबन इस अभी के रेट के हिसाब से देखोगे तो करीबन 8 लाख रुपए के आसपास आना चाहिए। नहीं, 8 लाख नहीं आएगा, करीबन करीबन 6 लाख के आसपास, करीबन करीबन 6 लाख रुपए के आसपास आएगा। अब मेरे पास 2 लाख रुपए बच गए, ये जो 2 लाख रुपए मेरे बच गए ये मेरे कहलाएंगे बीपी, क्योंकि ये पैसा मुझे देना है। किसको देना है, अपने डीलर को। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो जो भाई तुमसे जो माल तुमने लिया था उनको भी तुमको पैसा पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि वो खर्चे जो तुमसे हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए, काम करा लिए, खर्चे अभी देने हैं, उसका पैसा आपको देना है। बात समझ में आई, ठीक है। वो पैसे खर्च मतलब करंट लायबिलिटीज का मतलब कि ये सब करंट में है, आपको पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम, आपने किसी से काम करवा लिया और उसका पैसा आपको नहीं मिला, ये भी तो आपकी लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम वो जो भाई आप काम करा लिया आपको पैसा नहीं मिला। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब कि लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब कि वो लोन जो 3 साल से लेके 5 साल के बीच में रहा हो, ठीक है। ये सब करंट में है, ये तुरंत आपको देना है, तुरंत तुरंत के तुरंत। ओडी का इंटरेस्ट का अमाउंट तुरंत पे करना है। बिल्स पेबल आपको 2 से 3 महीने के अंदर करने ही करने होंगे। कोई क्रेडिटर किसी सप्लायर से आप माल लिए हैं, सीमेंट का ही लिए हैं, तो उसका भी पेमेंट करना ही करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो खर्चे जो जिसका मतलब मैंने मतलब वो काम मैंने करा लिया हो बट उसके खर्चे नहीं दिए। जैसे मेरे यहाँ कोई लेबर काम करता है तो कभी कभी क्या होता है कि किसी दिन हमारे पास पैसा नहीं होता है मतलब उसको देने के लिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है हमने वो पैसा बैंक में लगा दिया हो या पैसा किसी को दे दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कह देते हैं कि भाई कल पैसा ले लेना, तुम आज काम किया कल पैसा ले लेना। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया। अनअर्न्ड इनकम का मतलब यह हो गया वो इनकम जिसके लिए हमने काम किया बट हमें पैसा नहीं मिला। कहने का मतलब कि मैंने किसी साइट पे मान लो कि बालू ही गिरवा दिया, गिट्टी ही करवा दिया, तो मुझे पैसा नहीं मिला उसका, वो बाद में मिलेगा। तो भाई मैंने काम तो करवा दिया ना, मेरा तो भाई वो इनकम होना चाहिए था, बट अभी मेरी लायबिलिटी बन गई क्योंकि वहां से मुझे पैसा नहीं मिला है। रिजर्व जाएंगे, वो पैसे आपके जो रिजर्व में रखे हुए हैं वो लायबिलिटी, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है। कैपिटल होगा, कैपिटल जो भी होगा, जो भी पार्टनर्स होंगे, जो भी लोग होंगे, उनके कैपिटल में उनका नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगर टीचर बढ़िया होगा तो। कैपिटल दिया होगा तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट दिया होगा, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं, याद रखिएगा। लेस करते हैं ड्राइंग्स को, इनकम टैक्स को लेस करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को। मैंने बोला था कि ये प्रॉफिट में ऐड नहीं होता है, इसको आप कहां से डिडक्ट करते हैं, अपने कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया हुआ है आप उस पैसे में से ही तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो प्रॉफिट का तो मामला नहीं है ना। तुम लाइफ इंश्योरेंस करा लो अपने लिए, वो प्रॉफिट में आएगा क्या, प्रॉफिट में इंक्लूड करोगे क्या, कोई मतलब नहीं है उसका। इनकम टैक्स दे रहे हो वो जरूरी है भाई, ड्राइंग्स तुम पैसा अपने लिए निकाल रहे हो तो वो जरूरी, अब वो तो जरूरी है नहीं ना, बिजनेस के लिए तो जरूरी है, तुम्हारे लिए भले जरूरी होगा मगर बिजनेस के लिए तो जरूरी नहीं है। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, जो मेरे पास पैसा इस समय है। कैश एट बैंक, जो पैसा मेरे बैंक में लिखा हो। बिल्स रिसीवेबल, वो जो मुझे पैसा मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई शॉर्ट टर्म मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है बैंक में। सन्ड्री डेटर्स यानी बुक डेप्ट, बुक्स में कितना डेप्ट पड़ा हुआ है जिससे मुझे पैसा लेना है। क्लोजिंग स्टॉक, कितना माल मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो भाई प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये एसेट्स हैं, मतलब पैसा तुमको पहले ही मिल गया, खर्चा बाद में करना है। अक्रूड इनकम, काम होने से पहले ही इनकम तुमको आ गई। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि हम लोग के यहाँ एडवांस बुकिंग होती भी, जैसे एडवांस बुकिंग होती है, तो एडवांस बुकिंग जब भी होती है तो ये क्या हो गया, अक्रूड इनकम हो गया ना। माल अभी नहीं गया है बट बुकिंग उन्होंने पैसा देके टोकन मनी देके अपना बुकिंग करा लिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म मतलब कि
जो लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हो, कई सालों के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हो, जिसको आप छू भी नहीं रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या 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 है भाई? फर्नीचर, आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर रखा हुआ है, लूज टूल्स, कोई मशीनरी है उसके लिए आपने टूल्स रखे हुए हो, मोटर व्हीकल जैसे हमारी बाइक, काम करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, भाई हम लोग के लिए तो मोटर व्हीकल ही है ना, बिजनेस में जरूरी है क्योंकि मार्केटिंग करना पड़ता है। लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स भाई मेरी जमीन है, मैंने उस जमीन पे अपना फैक्ट्री बैठा के रखा है, अपनी दुकान खोल के रखी है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, मेरा कोई पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो कि टाटा का लोगो हो गया, मारुति सुजुकी का लोगो हो गया, तो ये सब क्या है? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। और गुडविल, मेरा गुडविल कैसा है बिजनेस में, ये सब सारी चीजें मुझे ध्यान देनी है। अगला सबसे बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे फॉलो अप लेते हैं। ठीक है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मेरे पास दिए हुए हैं, इन 3 क्वेश्चंस को करना है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि कैसे होगा ये। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट करिए ग्रॉस प्रॉफिट को। और आपको ये याद रखना है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है चीज़ों से। ठीक है, आप चीज़ों से डिस्टर्ब होने लगेंगे तो आप देखिए, आपके जो स्कूल्स के जो टीचर्स वगैरह होते हैं ना, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अब मैं सीरीज तैयार करूंगा जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है चीज़ों को, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ों को क्लियर करिए, बस बात खत्म। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशंस लगाइए, और किसी चीज़ को लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से। अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 70,000 दिया हुआ है, वेजेस मेरे पास 40,000 दिए हुए हैं, सैलरी मेरे पास 30,000 दी हुई है, सेल्स मेरे पास 6,88,000 दिए हुए हैं, और मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? एडजस्टेड परचेज। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एडजस्टेड परचेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक उसमें इंक्लूड होता है, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको सैलरी का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी किसी क्वेश्चन में सैलरी का इस्तेमाल नहीं होता है। जब वेजेस दिया होगा तो वेजेस को ही इंक्लूड करेंगे, आप सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का भाई फॉर्मूला ऑब्वियस सी बात है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है भाई, हमको परचेज तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पास परचेज कितना है। एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है हमारे पास, एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम क्या? वेजेस को, वेजेस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? वेजेस को ऐड करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात समझ में आई? और बाकी एडजस्टेड परचेज है तो ऑलरेडी ये इसमें इंक्लूड होगा, तो हमको बार बार इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होता है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? माइनस सेल्स करेंगे, माइनस सेल्स करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज कितना दिया हुआ है? 5,50,000। 5,50,000 प्लस वेजेस कितने दिए हुए हैं आपके पास? वेजेस दिए हुए हैं 40,000, माइनस सेल्स कितना दिया हुआ है? 6,88,000। 6,88,000। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं होगा भाई, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा भाई, मैं तो करूंगा। नहीं करूंगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन में दिखा है 5,90,000, इधर आ गया, 5,90,000 इधर आ गया, इधर आपका 6,88,000 हो गया। ठीक है, चाहे इधर करिए चाहे उधर करिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये हो गया आपका 8 दूनी का 16, मतलब 8 एकम 8। 9 में से 18 गया, कितना हुआ बताइए? 9 में से 8 गया 8, सॉरी 18, 18 में से 9 गया 9, 8, और यहाँ 9, 98,000। देख लो, 68 माइनस 59, 1000 में है तो भाई ऑब्वियस सी बात है 98,000 आपका आना चाहिए। 6,88,000 है ना।
ये 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 18 में से 9 गया 9, 98,000। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है भाई। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्टिकुलर्स दिया हुआ है आपका, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 38,000, परचेज आपका दिया हुआ है 3,40,000। क्या निकालना है हमको? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिए हुए हैं, हमारे पास दिया हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, और हमारे पास ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। ये सब सारी चीजें हमको दी गई हैं। तो जब सब सारी चीजें दी गई हैं तो हम निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है तो बोलो। अब आपका कॉक्स, ऑब्वियस सी बात है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब तुमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में बोला है कि तुमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक भाई इधर कर दो। भाई यही तो निकालना है हमको ना। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां से माइनस में गया था, इधर से प्लस में है, तो यहाँ पे कॉक्स भी क्या करोगे? माइनस कर दोगे। यहाँ पे कॉक्स को माइनस कर दोगे। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना चालू करो। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास? 38,000 दिया हुआ है। तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है? 38,000 दिया हुआ है, प्लस अब परचेज कितना दिया हुआ है? 3,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बताइए क्या क्या आएगा? बताइए, रिटर्न आउटवर्ड आएगा, रिटर्न इनवर्ड आएगा, क्या आएगा? फ्रेट इनवर्ड आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है फ्रेट इनवर्ड, 26,000 रुपए। माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है भाई? बताइए। बताओ। आओ मैं बताता हूँ। अब असल में क्या है कि ये सब सारी चीजें तो हमको नहीं पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा, ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा कि हमको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालना है। दूसरा नेट परचेज है, तो परचेज में भी याद ध्यान रखना है आपको कि परचेज में भी कुछ आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ। तो कॉस्ट आपके पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस।
नेट सेल्स आपके पास दिया ही हुआ है भाई, सेल्स हमारे पास कितनी दी हुई है, 3,60,000 दी हुई है, जिसमें से 5,000 रिटर्न इनवर्ड भी आया है, उसको माइनस करोगे। और ग्रॉस लॉस कितना दिया हुआ है, 20,000 के आसपास दिया हुआ है भाई, टोटल लॉस हमको कितना हुआ, 20,000 के आसपास हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3,60,000 हुआ, 3,60,000 प्लस ग्रॉस लॉस 3,60,000। नेट सेल्स निकालने के लिए 3,60,000 माइनस करोगे 5,000, क्योंकि सेल्स वापस भी तो आई है, सेल्स रिटर्न भी तो हुआ है। और ग्रॉस लॉस कितने का है, 20,000 का है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भैया, निकालो। 3,60,000 में से माइनस किए 5,000 तो कितना हो गया, 3,55,000, 3,55,000, उसमें से 20,000 को ऐड करना है, सॉरी ऐड करना है, तो 3,75,000। ये आपका आ गया कॉक्स। क्या आ गया आपका, कॉक्स आ गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो यहाँ पे हमें 3,75,000 कॉक्स मिल गया, 3,75,000 कॉक्स हमको मिल गया। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो परचेज होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा, ये हमेशा नेट कहलाएगा, ये हमेशा क्या कहलाएगा, नेट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप 3,40,000 नहीं लिखेंगे, इस परचेज में से परचेज रिटर्न को आप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा आपका 3,36,000। अब इसको ऐड करिए, टोटल आपका अमाउंट आपके सामने है, 38,000, 3,36,000, 26,000, 3,75,000 में से आपको माइनस करना है। आइए जोड़ते हैं, आइए जोड़ते हैं। हाँ तो आइए जोड़ते हैं, 6 6 12, 12 8 20 का 2 हासिल, 2 हासिल, 2 हासिल, 2 2 4, 2 2 2 2 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 का 1, ये गया 4। देखो अब, देखो 3 जीरो तो बन ही गया हमारा, 3 जीरो तो हमको दिख ही रहा है यहाँ पे, ये 3 जीरो, 3 जीरो तो हमको दिख ही रहा है ना, तो 3 जीरो तो हमको दिख गया। अब हमको क्या करते हैं, वंस टेंस, वंस टेंस हंड्रेड, देखो वंस टेंस हंड्रेड, 0 0 0, वंस टेंस हंड्रेड। अब आते हैं 1000 पे, तो 1000 पे क्या है भैया, 1000 पे 6 है, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया, 12 और 8 20, 0 2 कैरी हो गया, क्या हो गया, 2 कैरी हो गया। अब 2 जब कैरी हुआ है वो अगले डिजिट में फॉलो अप हो जाएगा, यानी 3 3 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, यानी 4 लाख रुपीज, 4 लाख माइनस 3,75,000, आपका आंसर आ गया 25,000। क्या आंसर हमारा सही है, क्या आंसर हमारा सही है, हमें तो लग रहा है कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च इन द फॉलोइंग। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, फिर हमें बताइए कि कैसे होगा ये, फिर हमें बताइए तो फिर हम आपको बताएं कि क्वेश्चन कैसे होगा ये। इसमें आपको परफॉर्मा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिख जाएगा, बाकी आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन रीड के लिए तो हम चले, हम आगे। क्वेश्चन अगर आप रीड कर लिए हों तो हम चलें आगे, आइए चलते हैं आगे। यहां पे हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल होगा वो साल यहाँ पे लिख दीजिएगा, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, हम्म, हम्म, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर हो गया, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर हो गया, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया। ठीक है,
चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को भैया क्या क्या देखेंगे हम, क्वेश्चन में हमको देखना है कि भैया क्या क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि पुरानी बुक है मेरे पास भाई, पुराने जमाने के आदमी है तो पुरानी बुक रहेगी ही रहेगी। क्वेश्चन से दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन आपको अच्छा देखने को मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, तो कहाँ थे भैया हम लोग? तो जनरल एक्सपेंसेस आपके दिए हुए हैं, आपकी चैरिटी दी हुई है, आपकी चैरिटी दी हुई है, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, चैरिटी दिया हुआ है, ऑफिस लाइटिंग दिया हुआ है, लॉ चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग तो समझ में आ गई होगी कि भाई ये देखो, ये एक लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन है और यही बेस मॉडल है तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का। तो सब कुछ तुम्हारे पास दिया हुआ है, तुम्हारे पास कमीशन दिया हुआ है, तुम्हारे पास रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैरियज आउटवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब हम चीजों को लिखना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, पार्टिकुलर्स है तो हम एक्सपेंसेस से चालू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जनरल एक्सपेंसेस की बात करें तो जनरल एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस में आते हैं तो टू जर्नल एक्सपेंस कितना भाई, 12,000। क्वेश्चन में चैरिटी भी लिखा हुआ है, टू चैरिटी 3,000। अमाउंट को याद रखेंगे तभी आपको देखने को, देखो यहाँ पे चैरिटी लिखा हुआ है ना, चैरिटी 3,000। ऑफिस लाइटिंग दिया हुआ है, ऑफिस लाइटिंग दिया हुआ है, लॉ चार्जेस दिए हुए हैं, ऑफिस ऑफिस लाइटिंग दिया हुआ है, लॉ चार्जेस दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, बैंक चार्जेस, कमीशन। ठीक है, तो ऑफिस लाइटिंग, लॉ चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन। ठीक है, टू ऑफिस लाइटिंग, टू ऑफिस लाइटिंग कितना दिया हुआ है, 5,000। टू लॉ चार्जेस 5,800। टू एडवर्टीजमेंट 14,200। आगे देखते हैं, देखो और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। एडवर्टीजमेंट दिया हुआ, बैंक चार्जेस कितने दिए हुए हैं, बैंक चार्जेस 1,200, कमीशन 7,000, रेंट के बाद दिया हुआ है, अच्छा कमीशन, कमीशन दिया हुआ है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस। चलो ठीक है, तो बैंक चार्जेस, कमीशन और रेंट रेट एंड टैक्सेस 1,200, 7,000 एंड 30,000। ठीक है, एडवर्टीजमेंट हो चुका था, टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस कितना, 1,200, टू कमीशन 7,000, टू रेंट और रेट एंड टैक्सेस 30,000। आगे चलो, आगे दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पे तो ऑब्वियस सी बात है ये उस साइड जाने वाला है। सन्ड्री इनकम ये भी नहीं जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करिए इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ऐड होने वाला है, यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका भी जाएगा, तो ये याद रखिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका 2,100 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1,500। आगे देखते हैं कौन कौन सा आपका जाएगा इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट जाना नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट जाना नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट जाना नहीं है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर दीजिए इसमें। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इसको इंक्लूड कर दीजिए। टेलीफोन एक्सपेंसेस इसको इंक्लूड कर दीजिए। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इसको इंक्लूड कर दीजिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसको इंक्लूड कर दीजिए। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ यानी इनकम मिला आपको। ट्रैवलर्स सैलरी, ट्रैवलर सैलरी बताइए जाएगा, जाएगा क्योंकि भाई आपके लिए कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको पैसा देना ही देना है।
रिपेयर आपको देना ही देना है, और कमीशन क्रेडिट हुआ यानी कमीशन आपको मिली है। तो जो भी मैंने लाइन दी हुई है इन सभी लाइनों को आपको एक्सपेंसेस में लिखना है, तो इसको लिखिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2100, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2100, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2100, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500, और क्या क्या है देखो भैया। ऑफिस एक्सपेंस 16,000, फायर इंश्योरेंस 18,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500, 13,500। आओ, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया आपका, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। टू कैरियज आउटवर्ड 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000, टू फायर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500, टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2,500। आगे देखो, इस्टेब्लिशमेंट मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ट्रैवल एंड सैलरी एंड रिपेयर। मिसलिनियस कितना दिया हुआ है? 7100, 7100, 7100, 60,000, 4300, 60,000, 7100, 4300। ठीक है। टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस 7100, टू ट्रैवलर सैलरी 60,000, टू रिपेयर 4300। ये आपका दिया हुआ है पूरा का पूरा एक्सपेंस। इसके बाद जो भी आपका बचेगा उसको आपको इस वाले पार्टिकुलर में पूरा का पूरा इनकम आपको डाल देना है। यहां पे आपकी सारी की सारी इनकम चली जाएगी। अब मैं बता देता हूं कि आपका क्या क्या चला जाएगा। अब देखिए, अब आपका क्या क्या चला जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस आपका चला गया था, लॉ चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, बैंक चार्जेस, कमीशन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रिसीव होता है तो ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव होता है आपको। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रिसीव होता है। तो ये आपकी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये आपकी इनकम है। दूसरा, सन्ड्री इनकम, ये आपकी इनकम है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है? अगला आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है। उसके बाद से कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है। आओ इसको सॉल्व ही कर देते हैं, काम ही खत्म हो जाए इसका। तुम लोग कहाँ फंसोगे? सॉल्व करते हैं इसको। चलो आओ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 7,69,000। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। बाई सन्ड्री इनकम जो मिली आपको 6,000। बाई डिस्काउंट रिसीव्ड
6,200 और बाई कमीशन रिसीव्ड 2,000। इन सभी को आप ऐड कर देंगे, इनकम को एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको याद रखिएगा। बात तो समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलिए अच्छा आदमी। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि 11th में आपको पास कैसे होना है, इतनी गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं। कोशिश है कि मैं आपको इससे अच्छा नंबर ला सकूं, कोशिश है कि आपको करीबन करीबन 70% के आसपास या 80% के आसपास रख लीजिए। इतना तो मैं आपको करा दूंगा कि हाँ आप इतना पास हो सकते हैं, क्योंकि टीचरों का बारे में मुझे पता है कि उनकी, इतना तो मुझे पता है कि 11th के टीचरों की क्या डेफिनेशन है और वो कहाँ तक पेपर बना सकते हैं। तो बस बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखना है, बेसिक फोकस करना है, और ज़्यादा आपको किसी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब से जो होगी, अब से मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर मैं वीडियो डालता जाऊं, रेगुलर आपके साथ रहूं और रेगुलर मैं आपके साथ हेल्प करूं। फिलहाल 2 सालों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, कारण था उसका ये कि लाइफ हैपेंस। ठीक है, चीज़ें बहुत अनसर्टेन हो गई थी मेरे साथ, एंड राइट नाउ अभी मैं चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ। आई एम बैक विद द थिंग्स। अब ये कितना दूर तक मैं खींच पाता हूँ ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मुझे करीबन करीबन आप लोगों को 5 साल तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, तो हेल्प करिए मुझे इन 5 सालों तक, आप सभी लोगों की मदद मुझे चाहिए। अभी मैं राइट नाउ 217 सब्सक्राइबर पे हूँ और आपसे मैं हेल्प ये मांग रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पढ़ो यार, पढ़ो। धीरे धीरे हम भी चीज़ों के साथ खुलते जाएंगे और आप भी खुलते जाएंगे। एग्जाम तक हो सकता है कि हमारी आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाए, हमें एक चीज़ें समझ में आने लगे। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो, अपने बाबू सोना के साथ बांटो, जिसके साथ बांटना है बांटो। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सब सही, दूध दही।